आने के समय की बात है, एक छोटा सा गांव था। वहां के जमींदार की बाजार में दुकान थी और दुकान में बहुत भीड़ लग रही थी। वहां पर एक मूर्ति रखी थी जिसे सब लोग अचंभित नजरों से देख रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। जीवंत सी मूर्ति थी। सबकी आंखें अपने आप उसकी तरफ फिर जाती थी। तभी एक व्यापारी वहां पर आता है और मूर्ति को देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसके मुंह से अपने आप शब्द निकलते हैं, वाह, इतनी अद्भुत कलाकारी! वाकई आज तक मैंने ऐसी कलाकारी कहीं नहीं देखी। ऐसा लगता है मूर्ति अभी बोल पड़ेगी। वो जमींदार से पूछता है, क्या ये मूर्ति बिक्री के लिए उपलब्ध है? तो जमींदार कहता है, कलाकारी का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन फिर भी यदि आपको ये मूर्ति इतनी पसंद है तो मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको 25 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। तो व्यापारी बोलता है, बस 25 स्वर्ण मुद्राएं? मैं देने को तैयार हूँ। वाकई ही जो कलाकार है उसके हाथों में जादू है। मूर्ति ऐसी है कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जमींदार उसको मूर्ति देने को तैयार हो जाता है, 25 स्वर्ण मुद्राएं ले लेता है और उसको मूर्ति दे देता है। तो वो व्यापारी पूछता है, एक बात तो बताइए, ये मूर्ति किसने बनाई है? मैं उस कलाकार से मिलना चाहता हूँ। तो जमींदार कहता है, ये मूर्ति मैंने ही बनाई है। तो व्यापारी कहता है, एक जमींदार और कलाकारी का इतना अद्भुत नमूना, बहुत ही अचंभे वाली बात है। एक जमींदार से इतनी सुंदर कल्पना की उम्मीद करना मुश्किल है। आप वाकई ही बहुत अच्छे कलाकार हैं। व्यापारी मूर्ति लेता है और वहां से चला जाता है। वो जो जमींदार होता है वो भी अपनी दुकान मंगल करता है, दुकान को बढ़ाता है शाम के टाइम, और एक घर में जाता है, एक छोटी सी झोपड़ी में। वहां पर एक मूर्तिकार जिसका नाम सोहन था, जमींदार को देखकर खड़ा हो जाता है। वो पूछता है, आप आ गए? क्या वो मूर्ति बिक गई और कितने में बिकी? तो जमींदार कहता है, वो मूर्ति $10 में बिकी है, 10 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी है। ये लो तुम्हारी 5 स्वर्ण मुद्रा है और ये रही मेरी 5। देखो हिसाब बराबर है। तो वो सोहन पूछता है, बस वो जो मूर्ति है क्या 10 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी है? जमींदार साहब, मैंने उसे बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। तो जमींदार कहता है, तुमने जी जान लगा दी थी, लेकिन लोगों का देखने का नजरिया अलग है। लोगों का आकर्षण का केंद्र वो नहीं थी। तुम कुछ ऐसी मूर्ति बनाओ जिसे लोग देखते ही रह जाए, कुछ कह ही ना सके, तब तुम्हारे को कीमत बहुत अच्छी मिलेगी। सोहन कहता है, लेकिन जमींदार साहब, मैंने उसमें भी जान डाली थी, पूरी मेहनत की थी, पूरी कोशिश की थी। तो जमींदार कहते हैं, कोई बात नहीं सोहन, मैं ये नहीं कह रहा तुम एक अच्छे कलाकार नहीं हो। तुम एक बहुत अच्छे कलाकार हो, लेकिन कभी बाजार जाकर देखो। बाजार मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। तुम्हारी मूर्तियों की बाजार में कोई मांग नहीं है। अगर कोई तुम ऐसी मूर्ति बनाओ जिसको सब लोग चाहे, जिसको सब लोग खरीदना चाहे, तो तुम्हें बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। सोहन, तुम निराश मत हो। तुम एक अच्छे कलाकार हो और तुम कर सकते हो। अगली बार तुम और सुंदर मूर्ति बनाना। सोहन हताश होता है, लेकिन सोचता है कि नहीं, इस बार मैं बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाऊंगा कि जिसकी कोई बराबरी ना कर सके। जमींदार वहां से चला जाता है, अपने घर जाता है। तो जमींदार की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है पुष्पा। वो अपनी बेटी पुष्पा को 20 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहता है, इसको रख दो। तो वो अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप ये सोहन के साथ सही नहीं कर रहे। आप उसकी मेहनत का सही मुआवजा उसको नहीं दे रहे, ये तो गलत है। तो जमींदार कहता है, ऐसे लोगों को समझदार और कलाकार नहीं, बेवकूफ कहते हैं। उसको खुद ही नहीं पता कि उसकी कलाकारी की कितना वैल्यू है, कितना वैल्यू उसको मिलना चाहिए। पुष्पा अपने पिता को समझाती है, लेकिन जमींदार को समझाना बेकार था, क्योंकि वो बहुत ही चालाक आदमी था और एक नंबर का लालची। तो वो अपनी बेटी को डांट टपट के भेज देता है। कहता, जाके तुम उसको पैसों को रख दो। मैं जानता हूँ तुम सोहन को मन ही मन प्यार करती हो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, उस बेवकूफ से मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। बेचारी पुष्पा क्या करती, उधर वो व्यापारी अपने नगर में पहुंच जाता है।
जब वो अपने नगर में पहुंचता है तो वहां का राजकुमार उस मूर्ति को देख लेता है और मूर्ति देखकर बहुत ही प्रभावित होता है। वो उस व्यापारी से पूछता है कि ये मूर्ति आपने कहाँ से ली। तो वो व्यापारी बता देता है कि एक छोटा सा गांव है, वहां के जो जमींदार है वो मूर्ति बनाते हैं, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाते हैं। तो वो राजकुमार अभिनंदन अपने पिता को तोहफे में देने के लिए एक मूर्ति बनवाना चाहता है। तो वो चाहता है कि भाई मैं अपने पिता को तोहफे में देने के लिए मूर्ति बनवाऊं। तो वो सोचते हैं कि चलो मैं उस राज्य में, उस गांव में चलता हूँ। जब वो गांव में जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। अभी व्यापारी अपनी दुकान पर पहुंचा नहीं होता, वो भी जंगल के रास्ते से ही दुकान पर पहुंचता होता है। तो रास्ते में ही राजकुमार अभिनंदन और जमींदार टकरा जाते हैं। जब जमींदार के हाथ में राजकुमार अभिनंदन मूर्ति को देखते हैं तो वो पूछते हैं, क्या तुम ही मूर्तिकार हो? तो वो कहता है, हाँ मैं ही मूर्तिकार। तो वो पूछते हैं, कल जो मूर्ति बनाई थी, कल जो तुमने व्यापारी को बेची, वो मूर्ति तुम्हारी थी? तो जमींदार कह देता है, हाँ वो मूर्ति मेरी ही बनाई हुई थी। तो राजकुमार अभिनंदन कहते हैं, मैं एक सुंदर सी राजकुमारी की तस्वीर बनवाना चाहता हूँ, मूर्ति बनवाना चाहता हूँ, क्या तुम बना दोगे? तो जमींदार कहता है, हाँ मैं बना दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 10 दिन का समय चाहिएगा। तो राजकुमार अभिनंदन कहते हैं कि नहीं, 10वें दिन तो मुझे चाहिए, मैं तुम्हें 9 दिन का समय देता हूँ। तुम एक सुंदर सी मूर्ति बनाकर दो और अगर मूर्ति मुझे पसंद आती है तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा उपहार दूंगा। जमींदार तैयार हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है और राजकुमार अभिनंदन ये कहकर वहां से चले जाते हैं। जमींदार भागा भागा सोहन के पास जाता है और सोहन को कहता है कि मुझे एक व्यापारी ने एक सुंदर सी राजकुमारी की मूर्ति बनाने को कहा है, तुम एक सुंदर सी मूर्ति बना कर देना। तो सोहन खुश हो जाता है, वो कहता है, वाह क्या बात है, मैं एक राजकुमारी की ही मूर्ति बनवा रहा हूँ। तो जमींदार कहता है, ये कितने दिनों में तैयार हो जाऊंगी? तो वो सोहन कहता है, ये 9 दिन में तैयार हो जाएगी। जमींदार बहुत खुश हो जाता है कि भाई 9 दिन में, और 9 दिन का समय राजकुमार ने दिया है, तो मुझे तो राजकुमार से एक अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। तो वो सोहन को कहता है कि मूर्ति बहुत अच्छी बनाना। सोहन कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसमें अपनी जान डालूं। इस ये कहकर जमींदार अपने घर चला जाता है। सोहन मूर्ति बनाने में व्यस्त हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और 9 दिन पूरे हो जाते हैं। 9 दिन की शाम तक सोहन मूर्ति बना लेता है। मूर्ति इतनी जीवंत होती है कि बस उसमें प्राण नहीं होते, बाकी कह सकते हो कि बिल्कुल असली मूर्ति थी। खुद सोहन ये देख के सोचता है कि क्या ये मूर्ति मैंने बनाई है? इतनी सुंदर मूर्ति, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी सुंदर मूर्ति मैं खुद बना सकता हूँ। रात को सोहन सो जाता है। सुबह सुबह जमींदार आता है, 9वें दिन की सुबह होती है। तो वो पूछता है कि भाई मूर्ति तैयार हो गई? तो जमींदार मूर्ति लेके जाने को तैयार होता है, लेकिन सोहन का मन उसको देने को नहीं कर रहा होता। लेकिन मजबूरी थी कि भी वो ऑर्डर ले चुके थे, तो सोहन उसको मूर्ति दे देता है। व्यापारी चला जाता है, शाम को आकर उस मूर्ति को ले जाता है और अपने घर पर ले जाकर अपनी बेटी को कहता है, बेटा ये मूर्ति संभाल कर रख दो, ये कल राजकुमार लेने आएंगे और मुझे ये मूर्ति उनको देनी है। पुष्पा उसको खूब कहती है कि पिताजी आप सोहन के साथ ये अच्छा नहीं कर रहे। आप राजकुमार को ये जानने का अधिकार तो है कि ये मूर्ति किसने बनाई है। आप राजकुमार को बताते क्यों नहीं कि ये मूर्ति सोहन ने बनाई है? तो जमींदार उसको डांट डपट देता है कि भूलकर भी ये बात राजकुमार के सामने मत कह देना। मैंने राजकुमार से कहा है कि ये मूर्तियां मैं स्वयं बनाता हूँ, इसीलिए गलती से भी ये बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। पुष्पा बेचारी डर जाती है और सबसे सेफ कमरे में जाकर उसको मूर्ति को रख देती है। लेकिन जब जमींदार की बेटी और जमींदार आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनके घर के बाहर कोई था जो उनकी बातें सुन रहा था। वो था बल्लू चोर, उस गांव का बदनाम चोर। वो सुन लेता है और मूर्ति को देख लेता है। मूर्ति देखकर उसकी भी नीयत डिग जाती है कि इतनी सुंदर मूर्ति, इसके तो बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। वो उस मूर्ति को चुराने की कोशिश करता है। जब सब सो जाते हैं, जमींदार सो जाता है, पुष्पा सो जाती है और घर के नौकर सो जाते हैं, तो वो चुपके से घर में घुसता है और मूर्ति को चुरा लेता है। भागा भागा जंगल की ओर जाता है कि भाई कोई मुझे पकड़ ना ले। भगता हुआ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसको नींद आने लग जाती है। सुबह का समय जब होता है तो उसको नींद आने लग जाती है। तो वो जंगल में एक तालाब के किनारे, वहां बहुत ही सुंदर दृश्य हो रहा होता है। ठंडी हवा चल रही होती है, तालाब में चांद की रोशनी पड़ रही होती है, बहुत ही मनोरम दृश्य था। वो उसे देखकर उसको थकान महसूस होने लग जाती है। वो सोचता है मैं यहाँ सो जाता हूँ। वो एक पहाड़ के पास मूर्ति को रख देता है और खुद वहीं पर सो जाता है।
मतलब 4-5 बजे का सुबह का समय होगा तो वो सो जाता है, उसको नींद लग जाती है। इधर जब जमींदार की नींद खुलती है तो वो देखता है कि सुबह मूर्ति गायब है। तो वो पूरे घर में हल्ला मचा देता है। वो कहता है जरूर ये मूर्ति सोहन ने चुराई होगी। उसको पता चल गया होगा कि किसी राजकुमार ने का आदेश पर मैंने ये बनाया है और उसी ने मूर्ति चुराई है मुझे फंसाने के लिए। पुष्पा कहती भी है कि पिताजी वो ऐसा क्यों करेगा? उसने ये मूर्ति आपको अपने हाथों से दी है। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत भोला भाला इंसान है। लेकिन जमींदार कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। इतनी ही देर में राजकुमार अभिनंदन के सैनिक दरवाजे पर आ जाते हैं। साथ में राजकुमार अभिनंदन भी होते हैं। वो उनसे मूर्ति की डिमांड करते हैं। तो जमींदार डर जाता है। वो कहता है क्षमा करे राजकुमार, मैंने मूर्ति तैयार कर दी थी। मूर्ति बहुत ही सुंदर बनी थी, लेकिन कल रात को किसी ने मूर्ति चुरा ली। राजकुमार अभिनंदन क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे तो मूर्ति चाहिए, मुझे अपने पिता को उपहार देना है। मुझे वो मूर्ति कल तक किसी भी हालत में चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा को जीना मुश्किल कर दूंगा, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। जमींदार बहुत डर जाता है और राजकुमार अभिनंदन अपने सैनिकों के साथ वहां से चले जाते हैं। जमींदार सोचता है अब क्या किया जाए। वो गांव वालों को इकट्ठा करता है और सोहन के घर पहुंच जाता है। सोहन सुबह सुबह सब लोगों को आया देखकर डर जाता है। सोहन इतनी सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर सभी लोगों को देखकर चकित हो जाता है। गांव के बहुत सारे लोग थे, जमींदार था। वो पूछता है जमींदार साहब क्या बात हुई, आप सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो जो जमींदार होता है वो बहुत ही क्रोधित रूप में होता है। वो कहता है वो मूर्ति का है। सोहन पूछता है कौन सी मूर्ति, आप किस मूर्ति की बात कर रहे हो? तो वो कहता है वही मूर्ति जो तुमने कल मुझे दी थी, वो राजकुमारी की मूर्ति। तो सोहन कहता है वो तो मैंने आपको दी थी, वो मूर्ति तो आपके पास होनी चाहिए। तो जमींदार क्रोधित हो जाता है। वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हें पता चल गया कि वो राजकुमारी की मूर्ति थी और एक राजकुमार ने आदेश दिया था उसको बनाने के लिए, और तुमने वो मूर्ति चुरा ली। तो सोहन चौंक जाता है कि आपने तो कहा था वो किसी व्यापारी ने बनवाई है। तो जमींदार क्रोधित होते हुए बोलता है देखो भाइयों देखो, इसको देखो, मैंने इसका भला किया, इसकी मूर्तियों को बिकवाया, सोचा गरीब आदमी है और ये आज मुझे ही आंखें दिखा रहा है। सोहन बहुत डर जाता है, रोने लग जाता है कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन गांव वाले और जमींदार कुछ सुनने के फेवर में नहीं होते। सब उसको ब्लेम करने लग जाते हैं। उन्हीं में भीड़ में से एक जो होता है वो कहता है कि अगर जमींदार को तुम्हारी वजह से कुछ हुआ तो हम तुम्हारा भी घर नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें यहाँ से भगा देंगे, तुम्हारा घर उजाड़ देंगे। सोहन बहुत डर जाता है और सब गांव वाले और जमींदार वहां से चले जाते हैं। सोहन रोने लग जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे। तभी जमींदार की बेटी पुष्पा वहां पर आती है और सोहन को देखकर कहती है सोहन तुम घबराओ मत, सब सही हो जाएगा। तो सोहन कहता है मेरी क्या गलती थी, मैं तो एक कलाकार हूं और मैंने उस मूर्ति में जान डाली थी, बल्कि नुकसान तो मेरा हुआ है। जबकि सब दोषारोपण मेरे ऊपर कर रहे हैं, जबकि मेरी तो कोई गलती नहीं है, बल्कि मेरी तो मेहनत चली गई। तो पुष्पा कहती है तुम चिंता मत करो, वो मेरे को पता है कि वो मूर्ति बल्लू चोर ने चुराई है। मैंने अपने पिता को ये बात नहीं बताई क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम खुद जानो कि तुम्हारी मूर्तियों की कीमत क्या है। एक काम करो, बल्लू चोर ज्यादा दूर नहीं गया होगा, तुम जाकर ढूंढोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा, उसके पास मूर्ति है। तो जो सोहन होता है वो बिना एक पल गवाए रास्ते पे निकल पड़ता है, जंगल जाता है कि भाई देखता है, लेकिन बल्लू चोर वहां से निकल चुका होता है। उसी जंगल में राजकुमार अभिनंदन के पिता एक गुफा में रुके होते हैं जिनका नाम राजा उदयभान था। वो अपने सैनिकों के साथ वहां पर रुके होते हैं। कुछ सैनिक जो होते हैं वो बल्लू को देख लेते हैं और इतनी सुंदर मूर्ति देखकर चौंक जाते हैं कि ये तो ऐसा फटेहाल भिखारी सा है और इसके पास इतनी सुंदर मूर्ति। चौंक जाते हैं। जो सेनापति जो होता है वो बहुत ही थोड़ा सा चालाक टाइप का होता है, बुढ़ा होता है। तो वो मूर्ति देखकर पूछता है कि ये मूर्ति किसकी है, कहाँ से आई? तो वो कहता है नहीं ये मूर्ति मेरी है। तभी पीछे में झाड़ियों से सोहन निकल कर आता है। वो कहता है नहीं नहीं ये मूर्ति इसकी नहीं है, इसने चुराई है, ये मूर्ति मैंने बनाई है। तो सेनापति कहता है कि ये तो बहुत ही अजीब मामला लग रहा है, कुछ गंभीर मामला लग रहा है। राजा उदयभान यही है, उन्हीं से फैसला कराते हैं। बाकी राजकुमार अभिनंदन एक मूर्ति बनवाना चाहते थे, कहीं ये मूर्ति वो तो नहीं है? सोहन कहता है हाँ ये मूर्ति वही है जो जमींदार साहब ने मेरा नाम लेके मैं बनाता था और अपना नाम लेके वो बेच देते थे। उनको राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा वो मूर्ति देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो मूर्ति उसकी खोई हुई बेटी की होती है। राजा उस मूर्ति को देखकर रोने लग जाता है, बहुत बुरी तरह रोने लग जाता है और पूछता है ये मूर्ति किसने बनाई?
तो राजकुमार अभिनंदन कहते हैं कि ये मूर्ति उस गांव के जमींदार ने बनाई। तो सोहन डरता हुआ कहता है कि नहीं नहीं राजा साहब, ये मूर्ति उन्होंने नहीं बनाई, ये मूर्ति मैंने बनाई है। तो राजकुमार अभिनंदन उस पर क्रोधित हो जाते हैं कि मैं जानता हूँ तुम लोग ये मूर्ति चुरा कर लाए हो और ये मूर्ति जमींदार साहब ने बनाई है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं। तो राजा पूछता है कि ये मूर्ति तुमने कैसे बनाई, तुमने मेरी पुत्री को कभी देखा नहीं था, तो फिर ये मूर्ति कैसे बनाई? तो सोहन कहता है कि ये मूर्ति मैंने अपनी कल्पना से बनाई है, मैंने कभी किसी राजकुमारी को नहीं देखा, लेकिन मैंने ये अपनी कल्पना से बनाई। तो राजा उदयभान कहते हैं कि ये गंभीर मामला है, तुम जमींदार को बुलाओ, मुझे मेरी पुत्री को ढूंढना है, ये जिसने भी ये मूर्ति बनाई है वो मेरी पुत्री के बारे में जरूर जानता होगा। जमींदार को बुलाया जाता है, साथ में पुष्पा आती है। जमींदार तैयार होता है ये कि भाई अब मैं सोहन को सामना करूंगा और झूठ नहीं, मतलब सच नहीं बोलूंगा। उससे पूछा जाता है कि ये मूर्ति किसने बनाई है? जमींदार कहता है कि ये मूर्ति मैंने बनाई है। सोहन झूठ बोल रहा है। तो राजकुमार अभिनंदन गुस्से से पूछते हैं कि ये मूर्ति किसने बनाई? वो जमींदार ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये मूर्ति उसने नहीं बनाई। सोहन कह रहा होता है कि ये मूर्ति उसने बनाई है। तो राजा उदयभान सिंह कहते हैं जमींदार से कि अगर तुमने ये मूर्ति बनाई है तो तुम बताओ कि मेरी राजकुमारी का। तो जमींदार को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने कभी राजकुमारी को देखा नहीं होता। तो राजा उदयभान पीछे पड़ जाते हैं उनके कि तुम मुझे बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारे को सजाए मौत दे दूंगा। जमींदार डर जाता है और वो सच्चाई बोल देता है कि ये मूर्ति मैंने नहीं बनाई, ये सोहन ने बनाई। फिर सोहन से दोबारा से पूछा जाता है कि तुम अपनी इच्छा शक्ति से हूबहू मेरी राजकुमारी की फोटो कैसे बना सकते हो? तुमने कहीं तो कुछ देखा होगा। सोहन कहता है कि नहीं राजा साहब, मैंने कभी कुछ नहीं देखा, मैंने कहीं पर भी इस राजकुमारी को नहीं देखा है। राजा उदयभान सिंह सोहन से पूछते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने राजकुमारी को नहीं देखा और बिल्कुल हूबहू मूर्ति बना ली हो? सोहन कहता है राजा साहब, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन ये मैंने अपनी कल्पना से बनाया। तभी चमत्कार होता है और मूर्ति के चारों तरफ से किरणें निकलने लग जाती है और उसमें से जीवंत राजकुमारी बाहर आ जाती है। राजा उदयभान सिंह उसको देखकर भाव विभोर हो जाती है और उसको गले से लगा लेते हैं और राजकुमारी से पूछते हैं बेटा तुम इस मूर्ति में कैद कैसे हो गई? तो राजकुमारी बताती है कि मैं जंगल में शिकार के लिए आई थी, जब इस गुफा में एक साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे, मेरी उपस्थिति के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई। क्रोधावेश में आकर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं अदृश्य हो जाऊंगी और मेरी आवाज भी किसी को नहीं सुनाई देगी। जब मैं बहुत रोई, मैंने उनसे क्षमा मांगी तो उनको मुझ पर दया आ गई। उन्होंने कहा जब कोई मूर्तिकार अपनी कल्पना शक्ति से हूबहू तुम्हारी तस्वीर बना देगा तब तुम जीवंत हो जाओगे, और सोहन की वजह से मैं जिंदा हो। ये कहानी है। सोहन ने मेरे को नहीं कैद किया था, सोहन का कोई कसूर नहीं है, बल्कि इसकी वजह से मैं जीवंत अवस्था में आई। राजा उदयभान सिंह सोहन को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जिंदा हुई। राजकुमार अभिनंदन जमींदार पर क्रोधित होते हैं और उसको सजा देने वाले होते हैं। तब सोहन कहता है क्षमा कीजिए राजकुमार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जमींदार साहब को माफ कर दीजिए। यदि आपने इनको सजा दे दी तो इनकी पुत्री का क्या होगा? तो राजकुमार अभिनंदन जमींदार से कहते हैं देखो, जिस सोहन को तुमने पल पल लूटा उसका दिल कितना बड़ा है, उसने आज भी वो तुम्हारे लिए क्षमा मांग रहा है। राजकुमार अभिनंदन उसको क्षमा कर देते हैं। सोहन को बहुत सा धन दिया जाता है, सब खुशी खुशी अपने अपने घर लौट जाते हैं। इधर जमींदार सोहन की शादी पुष्पा से कर देता है और वो लोग भी खुशी खुशी रहने लग